Assalamualaikum. How are you all? Today I am going to explain the summary of the novel Season of the Rainbirds by नदीम असलम। नदीम असलम का तो आपको पता ही होगा कि पाकिस्तानी ब्रिटिश राइटर हैं और उन्होंने पाकिस्तानियों पे जो इंग्लिश और हिंदुओं के जो भी इम्पैक्ट्स थे, असरात थे, उनके बारे में लिखा है इस नावल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसकी स्टोरी। इसमें सबसे पहले मैं आपको इसके करैक्टर्स के बारे में बताऊंगी। सो गाइस, इसमें अनवर का करैक्टर है जो कि एक कम्युनिटी जज है और इस नावल की स्टोरी के स्टार्ट में ही उसका मर्डर हो जाता है। एंड सेकंड नंबर पे अज़हर का करैक्टर है जो कि डिप्टी कमिश्नर है और अनवर के मर्डर केस की ये अज़हर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट असगरी का करैक्टर आता है जो कि अनवर की वाइफ है और उसकी 5 बेटियां हैं। और जो अज़हर है वो एक क्रिश्चियन गर्ल जिसका नाम एलिज़ाबेथ मसीह होता है, उसके साथ नाजायज़ ताल्लुक़ की बिना पर रह रहा होता है और उसे अपने घर रखा होता है। नेक्स्ट करैक्टर है मौलाना हफीज़ जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट है और लोगों को सही रास्ते पर लाना चाहते हैं कि ये सब गलत काम छोड़ दो। नेक्स्ट करैक्टर है मुजीब अली जो कि एक लोकल लैंड ओनर है जिसको एक स्टोरी के एक और करैक्टर कुलसूम के बेटे का कातिल समझा जाता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ख़ानदान पर है। फिर इसके बाद पता चलता है कि कुलसूम जो है उसकी बहन सुरैया कनाडा से वापस आ रही है पाकिस्तान, और उसके आने की वजह यह है कि उसका हस्बैंड कैनेडियन रूल के अकॉर्डिंग उसको डाइवोर्स करना चाह रहा है, लेकिन वो शायद कुछ रूल्स होते हैं जायदाद वगैरह के जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा और इसलिए कैनेडियन रूल के अकॉर्डिंग डाइवोर्स देना चाह रहा है और इस्लामिक रूल के अकॉर्डिंग उसने अपने पास एक और औरत रखी हुई है सुरैया के होते हुए और उससे वो शादी करना चाहता है। यहाँ तक इसकी यही स्टोरी थी। आगे और करैक्टर्स आते जाएंगे और हम साथ साथ इसका एनालिसिस भी करते जाते हैं। बहुत गौर से सुनिएगा आप सब क्योंकि बहुत कम्प्लेक्स सी स्टोरी है। अब इसमें पोस्ट कॉलोनियल एलिमेंट आते हैं। सबसे पहला एलिमेंट अस एंड अदर का है। इसके एग्जांपल में इस नावल के एक करैक्टर बेंजामिन मसीह की हेल्प से देती हूँ जो कि फादर ऑफ एलिज़ाबेथ हैं और एलिस, ये दोनों बहनें हैं, इनके फादर हैं। और इस नावल में बेंजामिन को अदर समझा जाता है जैसा कि वो अपना काम कर रहा होता है और उसको एक पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ से हेटफुल रिमार्क्स मिलते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर उसे कहता है क्रिश्चियन बास्टर। और फिर अज़हर का जिक्र आता है जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि वो एक क्रिश्चियन लड़की के साथ बगैर निकाह के रह रहा होता है जो कि इस्लाम में जायज़ नहीं है और लोग इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते। लोग ये मसला मौलाना के पास जाके डिस्कस करते हैं और मौलाना क्या करता है, वो जाके मस्जिद में इस बात के हवाले से खुतबा दे देता है जिसकी वजह से लोग काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और सोसाइटी वाले उस लड़की को अज़हर के घर से निकाल के रोड पे नंगा घसीटना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट ड्रैगिंग दैट गर्ल। और यहाँ मुजीब अली की डिप्लोमेटिक थॉट जो अदर के कॉन्सेप्ट को लेके होती है, वो कहता है सो मच फस ऑन अ चूड़ी, मतलब कि इस लड़की के लिए इतना बड़ा तमाशा करने की ज़रूरत तो नहीं थी। और सोसाइटी वाले ये कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि एक औरत को नंगा घसीटा जा रहा है और ना ही ये कोई बड़ी मसले वाली बात है। और यहाँ पर पोस्ट कॉलोनियल इफेक्ट आ जाता है डबल मार्जिनलाइजेशन का। एक तो वो जो क्रिश्चियन हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से मार्जिनलाइज हो रहे हैं और दूसरा उनकी क्रिश्चियन लड़की मुस्लिम मर्दों से मार्जिनलाइज हो रही है। तो इस तरह से ये डबल मार्जिनलाइजेशन हुई। इसके बाद बात आती है टेक्नोलॉजी की। तो अब टेक्नोलॉजी पे इन मौलवियों का क्या रद्द-ए-अमल था, वो ये कि उस दौर में रेडियो और टेलीविज़न आ चुके थे लेकिन बस किसी किसी के घर में होता था। एक बार्बर नबी है, उसने अपनी शॉप पे रेडियो रखा हुआ था और एक मंसूर है, उसने अपने घर में रखा हुआ था और उस पर मौलाना हफीज़ कहते हैं कि ये तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेविल है, ये तुमने अपने घर पे क्यों रखा हुआ है, ये फहाशी फैलाता है वगैरह वगैरह, क्योंकि वो मुस्लिम्स के इस टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट से दूर रखना चाहते थे और नहीं चाहते थे कि मुस्लिम्स ये सब अडॉप्ट करें। अब होता ये है कि मौलाना दाऊद
एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और उसमें ये आता है कि जापानीज़ ने रोबोट बना लिया है, और वो ये पढ़कर कहते हैं कि मिसगाइडेड मॉर्टल्स, इन लोगों को हिदायत नहीं है और अल्लाह के अजाब साइंस पर नाजिल होगा। और दूसरी तरफ करैक्टर्स हैं यूसुफ राव और मिस्टर कासमी का। उन दोनों को कॉफ़ी बहुत पसंद होती है। ये है तो उनकी याद एक तरफ से ये अपनी पसंद की चीज़ों को रख लेते हैं, और दूसरी तरफ ये जो मौलाना होते हैं इनको ऐसा करना ही नहीं देते। इसके बाद इसमें मेकअप ऑफ वुमेन के बारे में बताया गया है। इसकी हमें यहाँ एग्जांपल मिलती है कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मौलाना हफीज़ मंसूर को टीवी के बारे में जब कहने उसके घर जाते हैं तो वहाँ पर मंसूर की बीवी को मेकअप करते हुए देखते हैं, और इतने गौर से देखता है और वो आके कहता है हर फेस वॉज पिंक विद पाउडर बट द स्किन ऑन हर नेक वॉज डार्क ब्राउन। मतलब कि तुम मौलवी हो और उसे एक तो कहने गए हो कि टीवी इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेविल है, ऐसा है वैसा है, और ख़ुद उसकी बीवी को इतने गौर से देख के आया है कि उसकी गर्दन और फेस के रंग का सारा पता है। फिर इसके बाद अपर और लोअर क्लास का बताया गया है कि लोअर क्लास का एक बूढ़ा आदमी मुजीब अली के फार्मर में आता है और वहाँ काफ़ी लाइन लगी होती है, और वो बूढ़ा वहाँ पर बैठने लगता है तो मुजीब अली का नौकर उसे बैठने नहीं देता। तो वो बूढ़ा आगे से कहता है कि मैंने इस फार्म में तब से काम किया है जबकि इसके दादा थे यहाँ पे। मतलब कि यही रिस्पेक्ट है लोअर क्लास के लोगों की कि अपर क्लास के लोगों के आगे कि वो उनको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट ही नहीं देते। फिर नेक्स्ट बात आ जाती है इलेक्शंस की। इलेक्शंस आते हैं और ये मुजीब लोगों को थ्रेटन करता है कि 3 खिते पानी के हैं और 1 खिता मेरे घर वालों का है। अगर तुम लोग मुझे रोटी नहीं दोगे तो मैं तुम्हें पानी में धकेल दूंगा। यानी ये अपर और लोअर क्लास का बताया गया है इसमें एग्जाम्पल देके। फिर लैंग्वेज का आता है। मतलब नदीम असलम ने अपने इलाके की लैंग्वेज को यूज़ किया हुआ है कि जैसे बाबा, मामा, फूफो, इस तरह के सारे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, और कुछ जगहों पे उसने एग्जैक्ट ट्रांसलेशन यूज़ की है, जैसे कि लाइक हैव यू ईटन क्रॉस, और इस तरह के एग्जैक्ट ट्रांसलेशन यूज़ की हैं। और यही थी इसकी स्टोरी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स थीम्स। racial discrimination, prejudice, political and religious upheaval, women marginalization, democracy, cultural and societal representation, ये हैं इसके थीम्स। सो यही थी इसकी स्टोरी। आई होप आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, आल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।